नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम CDP की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं KVS PRT के लिए। तो स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ इस क्लासेस के बारे में थोड़ा सा। हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट इंग्लिश में होगा, बोलूँगा मैं हिंदी में। तो बाइलिंगुअल क्लासेस पढ़ाते हैं लोग, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में क्या है, इंग्लिश वाले अगर आप हैं तो हिंदी वाला सेक्शन आपके लिए काम का नहीं रहता है, और हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश वाला सेक्शन आपके लिए काम का नहीं रहता है। टाइम वेस्ट होता है, मतलब कि जो चीज़ 30 मिनट्स में हो सकती है उसके लिए 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट होता है फालतू में। तो इसमें खाली इंग्लिश जो प्रेफर करते हैं उनके लिए काम करेगा, हिंदी वालों के लिए काम का नहीं रहेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तब भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला, तो उसमें ये वाला जो पार्ट है, पहला पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क चैलेंजेस, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कवर करेंगे। इसमें एक टॉपिक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस, ठीक है। तो उसको अगले वाले वीडियो में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और वो इससे भी रिलेटेड है, इसलिए इसको बाद में करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ मैं, हमें कमेंट आया है स्टूडेंट्स का कि आप पीछे वाले टॉपिक्स को पहले कराइए, ठीक है। तो अभी मैंने ये तैयार कर दिया, इसलिए पहले हम इस यूनिट को कवर करेंगे, ये खत्म हो जाती है, उसके बाद हम आखिरी यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5th यूनिट से करेंगे ताकि जो लोग पूरा कवर करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ डेवलपमेंट के चैप्टर है, तो ये आपने काफ़ी बार पढ़ रखा होगा, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सीटेट वगैरह में हम ये पढ़ते रहते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, ये क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है। ये वर्ड आता है इसकी डेफिनेशन में सीजलेस, तो ये क्वेश्चन में आपको परेशान कर सकता है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कहीं पे अगर ऐसे लिखा आता है ग्रोथ इज सीजलेस, तो आप उसको गलत मत समझ लीजिएगा, कंटिन्यूअस होता है बिना रुके। तो ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यूअस होती रहती है। अब डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्रोथ अगर आपकी समझ लीजिए हाइट है, ठीक है, तो डेवलपमेंट हो गया कोई चीज फिट, कोई बंदा फिट है या नहीं, ठीक है। हाइट बढ़ती रहती है, फिट है या नहीं वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे काम नहीं करेगा, बाकी ओवरऑल उसकी फिटनेस देखी जाएगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, इंप्लाइज चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इंप्रूव्ड वर्किंग एंड फंक्शनिंग। तो कोई भी चेंज शेप में या फॉर्म में हो रहा है, उससे होना क्या चाहिए, आपकी इंप्रूव्ड वर्किंग होनी चाहिए, वर्किंग इंप्रूव होनी चाहिए। जैसे कि अगर कहते हैं हम किसी का वेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो ग्रोथ तो हो गई उसकी, पहले वेट जितना था उससे ज्यादा वेट हो चुका है, लेकिन क्या इससे उसकी वर्किंग इंप्रूव हुई है, नहीं हुई है, इसलिए उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको सिर्फ ग्रोथ कहेंगे। ये एग्जांपल दे रखा है, आर्म्स डू नॉट जस्ट ग्रो लार्जर बट दे आल्सो डेवलप बिकॉज दे इंप्रूव इन देयर फंक्शन। तो आर्म्स खाली बड़े हो जाना ये ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आर्म्स खाली बड़े नहीं होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनका फंक्शन भी बढ़िया होता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। आर्म्स के बढ़ने के साथ साथ क्या है, उनके फंक्शंस भी इंप्रूव हो रहे हैं। आगे देखते हैं डेवलपमेंट की और डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो ये अजीब अजीब वर्ड्स वाली डेफिनेशन भी आपको देखनी होंगी ताकि ऑप्शंस में आए तो आप अलग उसको कर पाए। ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अभी ये वर्ड आएगा मैच्योरेशन, तो इसको समझते हैं। प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब सीक्वेंस के साथ चेंजेस आते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया जिससे आपकी कोई बेनिफिट हो, ठीक है, प्रोग्रेस हो। तो ये कब हो जाता है, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब मैच्योर हो जाना किसी का क्या होता है, स्टेज ऑफ कंप्लीट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ उसकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मैच्योरेशन का हम मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में भी इसका यूज कर लेते हैं। तो किसी को कहते हैं कोई मेंटली मैच्योर है या सोशली मैच्योर है या इमोशनली मैच्योर है, तो इसका मतलब होता है उसका मेंटल हेल्थ काफी अच्छी है, सोसाइटी में उसको पता है कि कहाँ पर क्या बोलना है, ठीक है। इमोशनली मैच्योर है तो वो हर जगह पर रोने नहीं लग जाता है, ठीक है। तो मैच्योरेशन का अलग अलग जगह यूज करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम इसका कैसे यूज करेंगे, यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। तो मैच्योरेशन क्या है, चेंजेस इन द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ टाइम। तो मैच्योरेशन का मेन काम टाइम से है, एक टाइम पर ही पूरा मैच्योर होता है कोई इंसान, और एक चीज लर्निंग होती है, ठीक है। लर्निंग रिफर्स टू द एक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द इंडिविजुअल। तो ये अभी आपको समझ आएगा इस एग्जांपल से। जैसे अगर वॉकिंग की बात करते हैं
तो सबसे पहले क्या है, लेग की मसल एक सर्टेन टाइम पे मैच्योर होंगी, ठीक है। अगर मसल्स मैच्योर नहीं होंगी तो वो चलना नहीं सीख पाएगा। तो पहले मैच्योरिटी आएगी उसकी, उसके बाद क्या है, वो चलना सीखेगा। देन ओनली चाइल्ड कैन लर्न वॉकिंग, ठीक है। तो लर्निंग क्या हुआ, पहले तो मैच्योर होगी, उसकी मसल्स मैच्योर नहीं होंगी तो वो चलना नहीं सीख सकता, ठीक है, खड़ा ही नहीं हो पाएगा वो। तो लर्निंग रिफर्स टू एक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फोर्सेस। तो ऐसी अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फोर्सेस प्रोवाइड करी जाए जिससे क्या है, वो ऑपरेट करना सीख सके इंडिविजुअल। तो पहले मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद वो लर्निंग आएगी, ठीक है। और ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या है, डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं जल्दी जल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के। तो ये आपने कई बार पढ़ रखा होगा, रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव होता है। इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, इसमें पूरा होल डेवलपमेंट एड्रेस चेंज एज अ होल, पूरे को होल की तरह देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था फिट, तो फिटनेस में खाली किसी की हाइट या मसल्स की विड्थ को नहीं देखेंगे, पूरी तरह से वो फिट है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। ओवरऑल चेंजेस की बात की जाती है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट पूरा क्या है, होल की तरह एड्रेस करता है किसी भी चीज को। ग्रोथ जो है मैच्योरिटी के बाद एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है। फिजिकल चेंजेस और ग्रोथ इज मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। तो ये देखकर बता सकते हैं किसी की हाइट बढ़ चुकी है या, ठीक है, उसको मेजर करके बता सकते हैं, लेकिन कोई फिट है या नहीं वो देख के नहीं बता सकते, कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, उसको मेजर या ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर ग्रोथ हो गई है तो जरूरी नहीं है उसकी डेवलपमेंट हो, या फिर डेवलपमेंट हो रहा है किसी में तो जरूरी नहीं है उसका रीजन ग्रोथ ही हो, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। ड्यू टू डेवलपमेंट देयर मे बी एन इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बट डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ। तो हमेशा ग्रोथ होगी डेवलपमेंट के लिए, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये भी हमारा टॉपिक है सिलेबस में। तो डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। तो ये पैटर्न हमेशा यहाँ पर होता है आपका। तो पहले बच्चा खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद ही चलेगा। तो ये एक पैटर्न होते हैं, इसी तरह से ये मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो एक पैटर्न पे डेवलपमेंट होता है, रैंडम नहीं होता है डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो दो तरह की डायरेक्शन होती है हमारे, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल होता है हेड से लिम्स की तरफ डेवलपमेंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो जैसे कि अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है ये वाली, तो ऊपर हेड नीचे टो, ठीक है। ये वाली एक्सिस होती है ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये सेफेलोकॉर्डल को हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर हिज हेड फर्स्ट देन आर्म्स एंड लेग्स। तो देखिए हेड को पहले कंट्रोल करना सीखता है चाइल्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नेक की मसल्स, गर्दन की मसल्स जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। तो सबसे पहले वो हेड को कंट्रोल करना सीखता है, सीधे सर खड़ा करना सीखता है, उसके बाद वो आर्म्स और लेग्स को कंट्रोल करना सीखता है। तो ये क्या, हेड से आर्म्स की तरफ जा रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, सेफेलोकॉर्डल हो जाएगा ये, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी। तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं, चाइल्ड कंट्रोल्स आर्म्स फर्स्ट देन लर्न्स टू कंट्रोल फिंगर्स। तो पहले क्या है, चाइल्ड अपने आर्म्स को कंट्रोल करना सीखता है, बड़ी मसल्स को, उसके बाद फिंगर से पकड़ना सीखता है किसी चीज को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका शरीर के अंदर वाले पार्ट से बाहर वाले पार्ट तक जा रहे हैं। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा। सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल काफी पूछा जाता है ये, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में आगे आता है हमारा कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो ये सिंपल है, कंटिन्यूअस मतलब चलता ही रहता है डेवलपमेंट हमेशा, ठीक है। वर्म से टॉम तक बोलते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका डेवलपमेंट होता ही रहता है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब जो रुके नहीं, होता रहे, ठीक है। यूनिफॉर्म यहाँ पे स्पीड से होता है, ठीक है। स्पीड इसकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, हमेशा एक ही स्पीड से डेवलपमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में, रैपिड चेंजेस अकर इन अर्ली स्टेजेस एंड स्लो डाउन इन लेटर ईयर्स। तो स्टार्टिंग में इन्फेंसी में सबसे रैपिड डेवलपमेंट होता है, ठीक है।
लेकिन उसके बाद स्लो हो जाता है एडोलेसेंस में, फिर दोबारा से तेज हो जाता है डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है, वो जिंदगी भर के लिए रुक जाता है डेवलपमेंट आपका, अगर हाइट वगैरह का देखें तो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग स्पीड पे काम ग्रो करता है। ठीक है, किसी की हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, किसी की उतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। ठीक है, कोई पहले बढ़ जाता है, कोई बाद में बढ़ता है। तो इसी तरह जेंडर के बीच में भी गर्ल्स और बॉयज का भी जो ग्रोथ का रेट होता है वो अलग अलग होता है। तो ये सब बताता है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब अलग अलग जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग डेवलपमेंट का रेट से चलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में आगे आता है ये डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक हमारा डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, इन्फेंट मूव्स हिज होल बॉडी एट वन टाइम इंस्टेड ऑफ मूविंग ओनली वन पार्ट। तो स्टार्टिंग में छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप कोई भी काम करने को कहेंगे तो उनकी पूरा बॉडी एक साथ हिलता है। ठीक है, अगर कोई भी कहीं कोई उन्हें पसंद नहीं आती है चीज तो रोते भी हैं, चिल्लाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो पूरा शरीर हिलता है एक साथ। ठीक है, तो पूरा शरीर क्या है, ये जनरल में आ जाएगा। स्पेसिफिक तब आएगा जब बाद में वो क्या है, एक ही हाथ से काम करना सीखते हैं। तो पहले क्या है, कोई भी काम करना था पूरा शरीर एक साथ काम करता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट काम करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इन स्टार्टिंग बेबीज क्राई विथ सेम इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट रीजंस। तो छोटा बच्चा होगा, उसको आप अगर टॉफी ले लें या फिर उसको चांटा मार दें, ठीक है, दोनों ही केसेस में वो उतनी ही इंटेंसिटी से रोएगा। ठीक है, तो वो क्या है, जनरलाइज कर रहा है, हर चीज के लिए सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, मतलब रोना उसे उतनी ही जोर से है। ठीक है, तो ये क्या है, बाद में क्या हो जाएगा, वो समझने लग जाएगा कि ये इस पे इतना नहीं रोना है। ठीक है, ये उतनी बड़ी बात नहीं है, अलग अलग रिएक्शंस देगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, वो जनरल रिएक्शंस देता है हर चीज के। तो ये क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हर चीज जुड़ जाती है जिसमें। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको पेडागोगी यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम, तो इंग्लिश का आना जरूरी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो पेडागोगी ये आसानी से समझ आएगी। अगर आपकी हिंदी अगर नहीं आती, हिंदी में अगर मैं पढ़ाऊं और आपको हिंदी नहीं आती है तो आपको हिंदी की लैंग्वेज की समझ नहीं है, इस वजह से आपको पेडागोगी भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन अगर इंग्लिश में लिखे हैं तो आपकी मैथ्स कितनी भी अच्छी सही, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको क्या है, वो मैथ्स भी समझने में दिक्कत होगी। तो एक से ज्यादा जो एस्पेक्ट होते हैं वो मिलकर आपके डेवलपमेंट को और बेहतर करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश की समझ अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी, तो आपको ये पेडागोगी भी समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एक से ज्यादा एस्पेक्ट जब जुड़ के काम करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन भी ये काफी क्लोज है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक एस्पेक्ट दूसरे एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, या सोशल डेवलपमेंट आपके इमोशनल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, ये एग्जांपल दे रखा है। अगर आप सोशली आप बढ़िया हैं, आपको पता है कि सोसाइटी में कैसे चल रहा है, मतलब कैसे आपको बिहेव करना है। ठीक है, तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे बेहतर। जिस तरह एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको, अगर आपका फिजिकली फिट है आप, ठीक है, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फिजिकली फिट होना जो एस्पेक्ट है वो आपका कॉन्फिडेंस यानी इमोशनल एस्पेक्ट को भी काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे क्या है, ये इंटर रिलेटेड भी होता है हमारा डेवलपमेंट। प्रेडिक्टेबिलिटी, डेवलपमेंट जो होता है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कुछ, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि इसमें देखा था आपने, स्टार्टिंग में इन्फेंसी का ये प्रेडिक्ट करना आसान है कि इन्फेंसी की ग्रोथ रैपिड ही होने वाली है। एडोलेसेंस में रैपिड ग्रोथ होती है भी और बाद के टाइम में नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ हद तक हम डेवलपमेंट को क्या है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी भी इसका एक प्रिंसिपल हो जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। आगे देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या कौन से फैक्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, विच लाई विद इन द इंडिविजुअल। ये हेरिडिटरी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर्स, सोशल नेचर, इन सबको डिटेल में आगे देखते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिले होते हैं जीन्स की फॉर्म्स में। ठीक है, तो ये सब हमारे हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन को बनाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
दिस कंट्रीब्यूशन इज द रियल स्टार्टिंग पॉइंट एंड बेसिस फॉर ऑल ग्रोथ। तो जितनी भी ग्रोथ होती है वो इसी वजह से होती है, जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसी की वजह से, ठीक है। दैट टेक प्लेस लेटर इन द लाइफ। हाँ, तो जो भी आपकी जिंदगी में होना है उसका मेन जो रीजन होता है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। आपका हाइट, वेट, कलर ऑफ आइज, ये सब क्या है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत से लोगों को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेरिडिटरी हो जाता है। हेरिडिटरी होता है मतलब क्या है, पेरेंट्स से ये बच्चों में आ जाता है। तो और बीमारियां वगैरह भी जैसे कि डायबिटीज वगैरह, तो ये आपको क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। किसी की कम हाइट है अगर पेरेंट्स की दोनों की, तो उसकी हाइट भी ज़्यादातर चांसेस है कि बहुत हद तक कहा जा सकता है कि कम ही होने वाली है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिस तरीके से डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कोई चाइल्ड अगर फिजिकली वीक है, ठीक है, a child who is physically weak or have internal deformities cannot be expected to achieve satisfactory result in terms of normal physical growth and development। तो कोई अगर जन्म से ही बच्चा अगर वीक है तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा उसके आगे। अगर वो फिजिकली कुछ करना चाहता है तो मेहनत करके वो कर सकता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल मेहनत करनी होगी, वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में उसके पैर में कोई दिक्कत है तो वो रेस जीते, ठीक है, इसके चांसेस कम है। मेहनत करके वो कर सकता है, लेकिन क्या है, चांसेस कम रहेंगे। नॉर्मल देखे जाएंगे तो नॉर्मल कंडीशंस में मतलब सबको लेके चला जाए तो ये बहुत मुश्किल नजर आता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। और देखते हैं अगर, तो ही शी यूजुअली सफर्स फ्रॉम इलनेस which not only hampers his physical growth but also affect his or her development in the other spheres। तो अगर कोई बच्चा वीक है तो वो अगर बीमार रहता है ज़्यादातर, तो उसका क्या है, मेंटल और सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हमेशा बीमार रहता है तो वो उसका क्या, कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहेगा, मेंटली स्ट्रांग नहीं रह पाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, बायोलॉजिकली जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। वो ज़्यादा सोशल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे एंजाइटी रहेगी हमेशा, ठीक है। इसीलिए क्या है, कह सकते हैं हम क्या है, बायोलॉजिकल। कॉन्स्टिट्यूशनल भी वो होता है जो उसके साथ पैदा हुआ है, जिन चीज़ों के साथ वो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी डेवलपमेंट में। इंटेलिजेंस का क्या फैक्टर होता है, तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, एडजस्ट एंड टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की एबिलिटी को ही क्या कहते हैं हम, इंटेलिजेंस। आप अगर किसी चीज को आसानी से सीख जाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं या सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाते हैं, तो ये आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है, ठीक है। तो इसका आपके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। अगर आपको सही टाइम पे ये पता है क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, किस टाइम पे क्या कहना है, तो ये आपका सोशल बिहेवियर बताता है। सोसाइटी, कोई अगर कैसा बंदा है उसके आगे आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपके इमोशंस कैसे दिखाने हैं आपको, तो ये सब क्या है, इंटेलिजेंस आपकी दिखाती है, ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आपको पता होगा आपको कैसा इमोशनल बिहेवियर रखना है, ठीक है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। तो ये सब अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ये सब भी आपका बेहतर होता रहेगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कहाँ पर क्या कहना है, आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, तो आपको क्या है, इन चीज़ों में भी प्रॉब्लम होगी। An intelligent person is said to exercise reasonable control over his emotion। तो ये वही बात कही गई है यहाँ पे। इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, जिसे जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, ठीक है, भावनाओं में बह नहीं जाता है वो, उसे पता है कहाँ पर उसे कैसे इमोशंस दिखाने हैं, ठीक है। एंड इज फाउंड टू कैरी एन वेल विद हिज और पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। तो ये वही बात है, सोसाइटी में वो किस तरीके से एडजस्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं इमोशनल फैक्टर्स। तो अ चाइल्ड हु इज फाउंड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंगर, जेलसी इज एडवर्सली अफेक्टेड इन हिज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड मोरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। मोरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो अगर कोई चाइल्ड है जो हमेशा डरा डरा रहता है, गुस्सा या जेलसी रहती है उसके अंदर, तो ये सब चीजें क्या है, हमने इंटर रिलेशन वाले प्रिंसिपल में पढ़ा था, तो चीजें क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अगर वो डर डर के रहेगा तो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, तो अपने फिजिकल डेवलपमेंट में या मेंटल डेवलपमेंट में भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है।
अगर बात बात पे गुस्सा करेगा तो वो सोसाइटी में भी उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब मोरली भी उसको सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर इमोशनली आप स्टेबल नहीं है तो ये बाकी चीजें भी आपकी इफेक्ट होती हैं। इफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सरसाइज रीजनेबल कंट्रोल ओवर हिज इमोशन ही श्योर, तो ये वही पीछे वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट होगा इसका। सोशल नेचर, तो अ पर्सन सोशलाइजेशन हेल्प्स हिम इन अचीविंग एडजस्टमेंट एंड एडवांसमेंट इन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, अगर आपका नेचर सोशल नेचर अच्छा है, अगर आप सोसाइटी में सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं आसानी से, तो काफी बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको किसी फील्ड में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप एक्सपर्ट है उस फील्ड में, लेकिन दूसरे फील्ड में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर आप आपका नेचर सोसाइटी में अच्छा है तो आप क्या उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका नेचर अच्छा होगा तो आपको हेल्प भी कर देंगे, तो उनकी एक्सपर्टीज का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रास्ते में फंस गए हैं, ठीक है, बस नहीं आ रही है, तो आप लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं, आपको जल्दी हो रही है एग्जाम के लिए, लेकिन ले तभी पाएंगे जब आपका सोशली आप अच्छे होंगे, आपका नेचर बढ़िया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है, आपको हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, दिमाग में फालतू चीजें चलती रहती हैं, तो आपको क्या वहीं खड़े रहना पड़ेगा, एग्जाम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपका सोशल नेचर अच्छा होगा तो ये बाकी चीजों में भी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है, और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी बढ़िया हो जाएगा। ये इंटरनल फैक्टर्स यहाँ खत्म हो चुके हैं हमारे। एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं। तो इनमें दो चीज आती है, एक होता है एनवायरनमेंट इन द वोम ऑफ द मदर। तो मदर के पेट के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, जो इफेक्ट करता है, वो देखते हैं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, तो मदर की हेल्थ फिजिकली या मेंटली जैसी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बच्चे पर इफेक्ट करती है, ठीक है। सिंगल चाइल्ड है या मल्टीपल चाइल्ड है, ठीक है, तो उसके नरिशमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर जैसे ट्विंस वगैरह हो जाते हैं तो हो सकता है उतना ज्यादा अच्छा नरिश्ड ना हो बच्चा, ठीक है, सिंगल चाइल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि वो नरिशमेंट बढ़ जाएगा, एक दो बच्चे हैं तो दो में बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रियो, तो जितना अच्छा मदर न्यूट्रिशन लेगी उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, उतना ही अच्छा क्या होगा, चाइल्ड की हेल्थ रहेगी। वेदर और नॉट एम्ब्रियो हैज बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशन, तो ये कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको एक्सरे वगैरह नहीं कराने चाहिए, तो वो इसलिए कहा जाता है कि ये रेडिएशंस का हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है जो एम्ब्रियो है, पेट के अंदर जो बच्चा है उस पे, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है या एबनॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसका भी असर पड़ता है। एनी डैमेज और एक्सीडेंट, तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में तो उससे भी इफेक्ट पड़ जाता है बच्चे पे बहुत ज्यादा। एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ, तो आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपको इफेक्ट कर सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, तो आपका घर कैसा है, आप गरीब हैं अमीर हैं, ठीक है, आपके घर में कैसी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, मेडिकल केयर आपकी हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको कैसा नरिशमेंट मिल रहा है, खाना कैसा मिल रहा है, ये सब चीजें क्या है आपको डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगी। व्हाट अ चाइल्ड गेट्स फ्रॉम द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका कल्चर कैसा है, ये सब क्या है इफेक्ट करता है आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ के पोटेंशियल को, ठीक है ना। तो जो भी ये भी हम देखेंगे, जो भी दो चीजों से आपका इफेक्ट होता है, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो ये सब एनवायरनमेंट के अंदर आता है, सोसाइटी और कल्चर वगैरह, ठीक है। अभी देखिए ये पढ़ रहे हैं हम यहाँ से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। तो पहले ये थोड़ा आसान वाला देखते हैं। ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी, तो पेरेंट्स से जो भी क्वालिटीज उसने ली हैं वो क्या होती है, हेरिडिटी होती है। तो ये देखिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सी आपको डेफिनेशन नजर आ रही होगी, लेकिन आपको सब तरीके की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर आ जाता है तो समझ नहीं आ रहा है उसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ द ट्रेट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओवम, तो ट्रेट्स ये एक क्वालिटीज के लिए ही वर्ड है, ठीक है, अलग वर्ड है। जो भी आपको क्वालिटीज मिली हैं प्रेजेंट है फर्टिलाइज्ड ओवम में, तो इसके बारे में अभी आगे देखते हैं।
तो देखिए मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल जब मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो जो जाइगोट होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मेल के 23 फीमेल के। ठीक है, तो ये आपको पता होगा एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो गर्ल्स का होता है, XY बॉय का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो पेयर पूछा जाएगा तो 23 होंगे और टोटल नंबर ऑफ पूछा जाएगा तो 46 होंगे। हर एक क्रोमोसोम में 40 से 100 जीन्स होते हैं, तो ये याद रहता है तो याद कर सकते हैं, और वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी जीन्स के अंदर क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसी के अंदर आपकी क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन में आती है। द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स। तो जो भी क्वालिटीज होती हैं उनके लिए डेवलपमेंट के लिए जीन्स ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन दी है अलग अलग राइटर्स ने। तो देखिए इनमें से किस किस को याद रखना है आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबको ये डेफिनेशंस याद करना वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन हो जाएंगी और इनको ऐसे याद किया भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो इनको पढ़ लेते हैं समझने के लिए, याद करने की जरूरत नहीं है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में। पीटरसन ने कहा है हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्टर स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। तो जो एंसेस्टर है उनके पूर्वजों का स्टॉक है क्वालिटीज का, उनमें से जो हमको मिली है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, वो क्या है, हेरिडिटी है। ये पीटरसन ने कहा है। तो अगर आपको इनका ध्यान भी रखना है, एक आध वर्ड ध्यान रख सकते हैं ऐसे। एंसेस्ट्रल स्टॉक की बात किसने की, पीटरसन ने की, ऐसे करके। ठीक है, वैसे अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको ये याद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डगलस और हॉलैंड ने कहा है हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन और कैपेबिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। तो बात वही है घुमा फिरा के। ठीक है, जो भी आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं पेरेंट्स से, वही है हेरिडिटी। चीज तो वही है, देखिए अलग अलग तरीके से बताया लेकिन है वही चीज। इनने कह दिया टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड फैक्टर्स देन इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो जो भी फैक्टर्स हैं जो बॉडी के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो सब टोटली क्या कहलाते हैं, हमारे हेरिडिटी। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हेरिडिटी हो गया। एनवायरनमेंट यहां से देखते हैं, ये क्या है, टोटलिटी ऑफ स्टिमुलाई दैट impinge on the organism from whatever found around the individual may be called by the term environment। तो देखिए स्टिमुलाई क्या होता है, एक होता है स्टिमुलस, एक होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैंने कोई, जैसे कि मैंने हाथ रखा गरम पतीले पे, ठीक है, गरम यूटेंसिल पे, तो ये गरम है, तो इससे एकदम क्या है, मैं रिस्पॉन्स, मेरा हाथ हट जाएगा। ठीक है, तो गरम था इसलिए हट गया। कोई आपको पिन चुभोता है तो आप एकदम से कूद पड़ते हो। तो जो स्टिमुलस होता है ये पिन चुभोना हो गया, इनपुट हो गया, रिस्पॉन्स तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से रिस्पॉन्स होता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, ये उसका प्लूरल है, स्टिमुलाई। तो जो भी इनपुट है जो कि हमें दिया जाता है, ठीक है, हमें फीड किया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होता है फ्रॉम वट एवर फाउंड अराउंड द इंडिविजुअल के आसपास जो भी चीज होती है, वो सब चीजें जो हमें अफेक्ट करती हैं वो क्या होती हैं, एनवायरनमेंट होती हैं। अब देखिए ये अजीब अजीब जो शब्द हैं, स्टिमुलाई या इम्पिंज। ठीक है, इम्पिंज मतलब अफेक्ट होता है, अफेक्ट करती है हमको। ठीक है, तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ताकि इनके मतलब पता होंगे तो आपको ऑप्शन में समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, एनएस टैक्सी इन्होंने एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन किया है, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट जीन्स। तो जीन्स को छोड़ के जो भी चीज हमको अफेक्ट करती है वो क्या है, एनवायरनमेंट है। तो ये डेफिनेशंस आपको ध्यान नहीं रखनी, बस आप पढ़िए तो आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो जाएगी, अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है। ठीक है, याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है आपको पहले क्या करना है, पहले थ्योरी पूरी पढ़ लीजिए इनको छोड़ के, उसके बाद क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब पढ़ने को कुछ नहीं है, ठीक है, तब इनके पास आइए। ठीक है, अभी इनको पढ़ोगे तो फंस जाओगे, इनको याद करने की कोशिश मत कीजिए अभी। ठीक है, term environment is the aggregate of all external forces, influence and condition which affect the life, nature, behavior, growth development। तो वही घुमा फिरा के वही बातें, सारी की सारी ऐसी चीजें जो हमको इफेक्ट करती हैं हमारे डेवलपमेंट को, वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है। गिलबर्ट ने भी कह दिया, एनवायरनमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग एन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो जो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में है और जिसका हम पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। अभी एक चीज आती है मेंटल एनवायरनमेंट।
तो मेंटल एनवायरनमेंट क्या होता है? मेंटल एनवायरनमेंट ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। टर्म मीन्स द एटमॉस्फेयर नेसेसरी फॉर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें नेसेसरी हैं, जो एटमॉस्फेयर नेसेसरी है, वो हमारा क्या है? मेंटल एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे कि अगर एक लाइब्रेरी है तो वहां पर वो क्या है? एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी, लैब हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज होगी, तो इनसे क्या हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा आसानी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ या मेंटल डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा। जो चीज आप घर में पढ़ सकते हैं और उसी चीज को लाइब्रेरी में आप ज्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। लैब में आपको साइंस की चीजें आसानी से समझ आएंगी, जैसे कोई टीचर समझा रहा है कि इसमें ये चीज मिला है तो इसका कलर ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे पीएच वाला टेस्ट होता है कि ब्लू का रेड हो जाएगा, उसको आप करके दिखा दोगे एक बार तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा और हमेशा के लिए उसके दिमाग में घुस जाएगा वो चीज, ठीक है। Therefore, टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट। तो अच्छे से अच्छा मेंटल एनवायरनमेंट देना चाहिए। वर्कशॉप्स हो गए, म्यूजियम हो गए, क्लब्स हो गए, डिबेट हो गए, सिंपोजिया। ये सिंपोजिया अजीब सा वर्ड आ गया, इसका मतलब कुछ नहीं है। टेड टॉक देखी होगी अगर आपने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक बंदा जो है स्टेज पे खड़े होके अपने फील्ड, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो ये अजीब से शब्द जितने मिले उनको छोड़ना नहीं है, इनको ही पकड़ना, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें कराई जाएंगी तो ये मेंटल एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करेंगे और मेंटल डेवलपमेंट बढ़िया होगा इससे। तो देखिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की बात हो गई। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट्स किए गए कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है, कौन सा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, दो ट्विंस लिए गए। ट्विंस के टाइप बताए यहाँ पे, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। तो फ्रेटर्नल का मतलब होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो एक ओवम से बने होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस जो है वो एक ही टाइम पे पैदा होते हैं बच्चे, लेकिन वो सेपरेट ओवा ओवम का प्लूरल है, ठीक है। तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होंगे वो हमेशा रिजेंबल करेंगे एक दूसरे को, सेम होंगे दिखने में, ठीक है, और उनका जेंडर भी सेम होगा, सेक्स भी सेम होने वाला है उनका। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस बस एक टाइम पे पैदा हुए हैं, वो ब्रदर सिस्टर, उनका जेंडर अलग अलग हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस रेयर्ड अपार्ट सिंस इन्फेंसी। अच्छा, तो यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, वो देखते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस लिए गए, उनको अलग अलग क्या किया गया? रेयर किया गया, यानी मतलब पाला गया उनको अलग अलग, ठीक है, इन्फेंसी से ही। डिफर समवट मोर देन द आइडेंटिकल ट्विंस रेयर टुगेदर। तो देखिए यहां पर क्या किया गया? आइडेंटिकल ट्विंस जो अलग अलग पाला गया उनको, आइडेंटिकल ट्विंस से जो एक जैसे थे सेम, तो अलग अलग पाले गए और दो एक साथ पाले गए। तो इन दोनों का जो अलग अलग पाले गए, इनकी जो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, ये बताया गया है। तो एनवायरनमेंट का यह इफेक्ट बताया गया है। बट स्टिल दे रिमेन मोर अलाइक देन फ्रेटर्नल ट्विंस, आइदर रेयर्ड अपार्ट और टुगेदर। तो जो फ्रेटर्नल ट्विंस को साथ रखा जाए, जैसे दो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस को अलग अलग रखा जाए और फ्रेटर्नल ट्विंस को साथ भी रखा जाए, तब भी इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज होंगी वो कम होंगी और आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में सिमिलैरिटीज वो ज्यादा होंगी, यही बताया गया है। और इंटेलिजेंस भी क्या है? इंटेलिजेंस में जो अंतर होगा इनमें कम होने वाला है, इनमें ज्यादा अंतर होने वाला है फ्रेटर्नल ट्विंस में, ठीक है। तो यहां पर हेरिडिटी के फेवर में ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस आर मोर अलाइक इन इंटेलिजेंस देन ऑर्डिनरी सिबलिंग। तो जो फ्रेटर्नल ट्विंस है वो ऑर्डिनरी सिबलिंग्स जो नॉर्मली अलग अलग टाइम पे जो बच्चे पैदा होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके कंपैरिजन में इनकी इंटेलिजेंस ज्यादा सिमिलर है फ्रेटर्नल ट्विंस की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिमिलर किसकी? आइडेंटिकल ट्विंस की, उसके बाद फ्रेटर्नल ट्विंस की, फिर नॉर्मल सिबलिंग्स जो है, ठीक है। ये क्या चीज बताई जा रही है? इंटेलिजेंस की सिमिलरिटी सबसे ज्यादा इनमें, फिर इसमें। इससे हमको क्या पता चलता है? क्लोजर जितनी रिलेशनशिप होगी उतनी ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंस का स्कोर में कोरिलेशन होगा, उतने ही कम उनके बीच में अंतर होगा। तो इससे पता क्या चल रहा है हमारा? हेरिडिटी के फेवर में ये पॉइंट आ रहा है कि जितने इनका हेरिडिटरी वाला इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिमिलर है जितना ज्यादा,
तो उतना ही ज्यादा क्या इंटेलिजेंस उनकी सिमिलर नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी एनवायरनमेंट के फेवर में यहाँ पर हम देखेंगे आर्गुमेंट्स क्या है। तो फ्रीमैन ने ये 71 चिल्ड्रन पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हु वर रिमूव्ड फ्रॉम अ पुअर एनवायरनमेंट एंड प्लेस्ड इन गुड एनवायरनमेंट। तो पुअर एनवायरनमेंट से निकालकर उनको गुड एनवायरनमेंट में रखा गया। उससे हुआ क्या, बिनेट का टेस्ट होता है आईक्यू टेस्ट, उसमें 10 पॉइंट्स का अंतर नजर आया। एनवायरनमेंट के चेंज करने से क्या हुआ, उनका इंक्रीज हो गया स्कोर आईक्यू का, ठीक है। जेम्स रीस ने स्टडी की, इसमें क्या पाया, देयर आर 2 ट्विन्स रेयर्ड इन अ हिल एंड विलेज। तो 2 ट्विन है, एक को हिल्स में पाला गया, एक को विलेज में। तो उनकी इंटेलिजेंस का टेस्ट किया गया, तो उनमें भी अंतर आया। तो देखिए ट्विन्स हैं लेकिन उनमें भी अंतर आया। तो इससे क्या पता चलता है, एनवायरनमेंट का असर पड़ता है आपके क्या इंटेलिजेंस पे। तो यहां पर दोनों की डेफिनेशन रिलेटिवली बता दी गई है। हेरिडिटी क्या होती है, टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स होते हैं हेरिडिटी। एनवायरनमेंट क्या होता है, ये कंडीशन होती है दैट सर्व टू स्टिमुलेट बिहेवियर। स्टिमुलेट बिहेवियर का मतलब क्या है, आपको बिहेवियर को क्या है चेंज कर देगा, ठीक है। ऐसा बिहेवियर कर देगा जो रिस्पॉन्स देने की कंडीशन में आ जाएगी, ऐसी कंडीशन जहां पर आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करोगे। स्टिमुलेट करना यानी कि रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर देना। और एक्ट टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये लिखा है देखिए, ऐसी कंडीशन जहां पर क्या है आप मॉडिफाई करना चाहेंगे अपने बिहेवियर को। तो यहां पर देखिए किसकी ज्यादा वैल्यू है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में जो रॉस ने क्या कहा है, तो रॉस ने ये फॉर्मूला दिया है, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट इंटू टाइम इक्वल टू डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला किसने दिया, तो ये रॉस ने दिया। ये आपको ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर इनमें से कोई भी चीज कम कर दोगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट कम हो जाएगा। हेरिडिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, हेरिडिटी अगर बेकार होगी तो आपका डेवलपमेंट कम हो जाएगा। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हेरिडिटी वर्क्स इन सम सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, विदाउट एनवायरनमेंट इट इज यूजलेस एंड एनवायरनमेंट विदाउट हेरिडिटी मींस नथिंग। तो एक दूसरे के बिना ये कुछ नहीं है, हेरिडिटी अच्छी है एनवायरनमेंट खराब है तो भी काम नहीं चलेगा, और एनवायरनमेंट खराब है तो कितना भी अच्छी हेरिडिटी हो वो उतने ज्यादा पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। हेरिडिटी से बॉडी मिल रही है, स्ट्रक्चर मिल रहा है, कंप्लेक्शन मिल रहा है, किस कलर के आप वो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या एनवायरनमेंट क्या है, उनको पूरा करता है, उनको डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अब यहां पर देखिए ये वाले आपको नाम नहीं याद रखना है, ये वाला याद रखना है, जो ये लाल कलर से बता रखा है वो याद रखना है। लैंडिस एंड लैंडिस रिमार्क दैट हेरिडिटी गिव्स अस कैपेसिटीज टू डेवलप टू बी डेवलप्ड। तो हेरिडिटी से क्या पता चलता है, कैपेसिटी मिलती है कि कितना डेवलप हो जाओगे आप, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, उसका मौका कौन देता है, वो एनवायरनमेंट देता है। कैपेसिटी तो दे दी कि कितना आप हो सकते हो डेवलप, लेकिन उन कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या है, एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। वुडवर्थ ने भी क्या कहा, डेवलपमेंट को मल्टीप्लीकेशन कहा, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो अजीब सी बात कुछ स्टेटमेंट में कह दी जाती है उनके आप राइटर्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी अगर कोई बात नजर आ रही है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कह दिया है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा अजीब सी चीज हो गई, ठीक है। इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जिस तरीके से एरिया रेक्टेंगल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, उसी तरह हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट हो जाता है आपका डेवलपमेंट। तो जिस तरीके से अगर लेंथ 10 है, ब्रेथ 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा और इसको मल्टीप्लाई 2 से करना ही पड़ेगा तभी बराबर आ पाएगा, ठीक है। इसे कम कर दोगे तो इसे ज्यादा होगा तभी ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है, कहने का मतलब ये है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के बिना कुछ नहीं है, और एनवायरनमेंट हेरिडिटी के बिना कुछ नहीं है। हेरिडिटी जो आप पेरेंट्स से आपको मिलता है, एनवायरनमेंट जो आसपास है आपके, ठीक है। अलग अलग राइटर्स ने बहुत कुछ कहा है, तो ये
ये बाकी सब ने सिमिलर ही पॉइंट्स रखे हैं कि दोनों की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ठीक है। तो ये अलग अलग भाषा में लिखा है। अपर लिमिट्स जो मिलती हैं वो हेरिडिटी से मिलती है, मतलब कितना आप अचीव कर सकते हो ये हेरिडिटी डिसाइड करती है, लेकिन उन लिमिट्स तक पहुंचना क्या है वो एनवायरनमेंट के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, उन लिमिट्स को और पार भी कर सकते हो आप, एनवायरनमेंट अगर अच्छा मिलता है तो, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा अलग अलग यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये एग्जाम्पल सारे वही बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इनको। जैसे एक देख लेते हैं, हेरिडिटी सप्लाइज द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हेरिडिटी दे रही है। कल्चर क्या प्रोवाइड करता है, डिजाइन बताता है, तभी वेल फैमिली इज द क्राफ्ट्समैन। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल से बताया गया है। कुल मिला के बात का सार ये है कि दोनों चीजें जरूरी है, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। देखिए यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट कह रहे हैं दोनों को। ठीक है, लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन वाली बात आएगी तब आपको वुडवर्थ का नाम याद रखना है। इन्होंने इसका एक और एग्जांपल यहाँ पर बता दिया है कि जिस तरीके से सीड्स और सॉइल दोनों मिलते हैं तब आपकी फसल होती है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलते हैं तब रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी तरह हेरिडिटी और इंफॉर्मेशन का क्या है, दोनों का साथ मिलता है तब जाके आपका क्या है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है, हमारे हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के बारे में हमने जान लिया, एनवायरनमेंट के बारे में जान लिया। तो इससे एज अ टीचर आपको क्या क्या सीख लेनी चाहिए और अपने में क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, हेरिडिटी से हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दो बच्चे सेम नहीं होते हैं। ठीक है, किसी को कोई मेथड समझ आएगा, कोई नहीं आएगा, इसीलिए आपको अपने मेथड्स अकॉर्डिंगली चेंज करने चाहिए। किसी बच्चे को कोई किसी तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो आपको वो चेंज करना चाहिए। आपको इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे के अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, कोई गिफ्टेड होगा, नॉर्मल होगा, बिलो एवरेज हो सकता है, प्रॉब्लम वाला चिल्ड्रन हो सकता है। ठीक है, तो बैकवर्ड चिल्ड्रन हो सकता है, एजुकेशनली बैकवर्ड, तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर है। ठीक है, कोई गरीब है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहा है, तो आपको सबको साथ लेके चलना है, सबके लिए कुछ ना कुछ आपके पास तरीके होने चाहिए उन्हें समझाने के लिए। ठीक है, द टीचर मस्ट प्लान टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन एंड बेटर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का इतना ज्यादा असर पड़ता है हमें पता है, इसलिए आपको एजुकेशन भी अच्छी देनी है और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है क्लास में और स्कूल में ओवरऑल। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज, क्विज वगैरह इंटरैक्टिव चीजें रखनी पड़ेंगी, जिससे कि क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और बच्चे क्या है, बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको ने पूरा वीडियो ये देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते हैं किसी भी क्रिएटर के लिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उससे बहुत हेल्प होती है यूट्यूब के बिजनेस में, इसमें। ठीक है, अगर आप और वीडियोस हमारे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर केवीएस में क्या 5 गलतियां नहीं करें वो जरूर देखिए, क्योंकि ये मिस्टेक ज्यादातर सारे केवीएस एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। ये करेंगे तो आप काफी पीछे रह जाएंगे तैयारी में। ठीक है, तो ये वीडियोस आप जरूर देखिए। अगर आप चैनल से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। केवीएस की तैयारी में सीडीपी सेक्शन कवर करने के लिए आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।